हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो ये सोचता है कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी की है तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं। बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल प्लान डिस्कस करूंगा कि कैसे एएफएम के अंदर मैंने सेल्फ स्टडी किया एंड आई सिक्योर्ड 83 मार्क्स। दो तीन चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो के स्टार्ट में। नंबर वन इज दिस प्लान इज फॉर समबडी हु इज रियली रियली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, बिकॉज जो बातें आज मैं करने जाऊंगा उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, जो कि पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इट विल डिमांड इनिशिएटिव फ्रॉम योर एंड। आपको सोच सोच करके देखना होगा। मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपको बताऊंगा जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं मिलेंगी, उन उधर बहुत सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेंगे। आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें से राइट चीजों को पिक करके कैसे अपने जर्नी को ऐड कर सकते हो। देखो, स्टार्ट करते हैं। मैंने एजेंडा पहले ही बहुत क्लियरली सेट आउट कर दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको इस वीडियो से क्या मिलने वाला है। एंड बिलीव मी, इन 10 पॉइंट्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी में। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज, क्या है वो जो एएफएम को डिफरेंट बनाता है बाकी सब्जेक्ट से। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करो, आप उस सब्जेक्ट का पहले ब्रॉड थीम समझो कि उस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा क्या आपको चेंज करना पड़ेगा जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में करते हो उससे। सेकेंडली, हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, रिवीजन अप्रोच, स्टडी अप्रोच की बात करेंगे, थ्योरी को कैसे डील करना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है और मैं आपको बताऊं, मेरे 83 मार्क्स भी इसीलिए आए थे बिकॉज मैंने थ्योरी को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर दिया था। सो आई विल शेयर विथ यू व्हाट वेंट रॉन्ग विथ मी एंड सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड यू डोंट रिपीट दैट सेम थिंग। आईसीएआई मटेरियल को कैसे यूज करना है, वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एमसीक्यूज को लेकर बहुत लोगों को डाउट रहता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगा, फाइनल डे रिवीजन क्या होगा, एंड ऑब्वियसली पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के संग आज के इस वीडियो को क्लोज करूंगा। चलो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सर, एएफएम को क्या चीज डिफरेंट बनाती है? द आंसर सिंपली इज इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एट द सीए फाइनल लेवल। व्हेन आई से प्रैक्टिकल, हर समय प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल होता है ये सोचना गलत। देखिए, प्रैक्टिकल बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एफआरबी वैसे तो बोलने को प्रैक्टिकल ही है, डायरेक्ट टैक्स भी 75% प्रैक्टिकल है, बट देन एएफएम मोस्ट प्रैक्टिकल कैसे बन गया? बिकॉज आप एक चीज समझिए, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आप कोई ना कोई लॉ को रेफर करते हो, एफआर के अंदर यू आर स्ट्रिक्टली रेफरिंग टू इंड एस। आपको उसका लैंग्वेज पता होना चाहिए, आपको उसके अंदर कुछ कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट्स जो बोले हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप ऑडिट में जाओ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यू कम टू टैक्स लॉज, यू हैव जीएसटी एक्ट, यू हैव इनकम टैक्स एक्ट, बट एएफएम इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू डोंट रेफर टू अ लॉ। सो दैट मीन्स आपका दिमाग जितना ज्यादा चलेगा आप उतना बेटर स्कोर करोगे। एंड दिमाग चलने का मतलब यही है कि द मोर दैट यू कैन प्रैक्टिस, द मोर दैट यू कैन एक्सपीरियंस बिफोर द एग्जाम हॉल, द बेटर इट इज गोइंग टू बी फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एएफएम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आपको दो बातें समझनी है। मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूँ? बिकॉज दो में से एक चीज होगी, या तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा जिनको नंबर्स पसंद है, जिनको प्रैक्टिकल बातें पसंद है उनके लिए। एंड दूसरा चीज जो आपके फेवर में नहीं है वो यही है कि जनवरी 26 में जो हुआ, दिस गिव्स इंस्टीट्यूट अ लॉट ऑफ प्लेग्राउंड टू प्ले विथ। इंस्टीट्यूट किसी भी टाइप का पेपर आपके लिए सेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज उसके लिए कोई रेफरेंस का लॉ नहीं है, वो कुछ भी आपके लिए सेट कर सकता है। सो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर चाहे कुछ भी आए, यू एंड अप स्कोरिंग मोर देन 80। दिस इज अबाउट व्हाट मेक्स एएफएम डिफरेंट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। सिलेबस को हर सब्जेक्ट के अंदर आप एबीसी के अंदर डिवाइड करो। एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि अपने को ए और बी करना, सी छोड़ देना। इट सिंपली मींस किस पे कितना प्रायोरिटी देना है, किस फ्लो में करते जाना है। देखो, एएफएम के अंदर मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एबीसी एनालिसिस करने का पर से कोई सेंस बनता नहीं है। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिलेबस बाकी सिलेबस के जितना वास्ट नहीं है, पॉइंट नंबर वन। तो यहाँ पर आपको एनी विच वेज काफी टाइम मिलेगा पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। पॉइंट नंबर टू ये है कि यार मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली हर ही सब्जेक्ट को एट पार रखना पड़ेगा। बिकॉज तभी जाकर के, क्योंकि एएफएम के अंदर ना आप हर चैप्टर से कुछ ना कुछ छोटे छोटे या तो थ्योरी आ जाएगा या प्रैक्टिकल आ जाएगा, क्योंकि देखो सिलेबस में है ही आपके 15 चैप्टर्स। तो उसमें आप ये मान करके चलो कि हर चैप्टर से 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स का आएगा ही। एंड सिर्फ 15 चैप्टर्स तो आप कर भी सकते हो। स्टिल मैं आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से एबीसी बता रहा हूँ।
और इसके अंदर हर कैटेगरी को कैसे डील करना है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। देखो, कैटेगरी ए के अंदर आप सीधा स्ट्रेट अवे सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है, कैटेगरी ए के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर्स एक्विजिशंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड कैपिटल बजटिंग। प्रैक्टिकली 50% सिलेबस मैंने यहीं पर ही डाल दिया और उसका रीजन है, ये सातों के सातों कॉन्सेप्ट हैवी है। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट्स का बहुत भयंकर वेटेज है। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, बिलीव मी, जनवरी 26 आपके संग रिपीट हो सकता है। आपको फिर से इंस्टीट्यूट एक ऐसा पेपर दे देगा जिसके अंदर वो कुछ भी आड़े टेढ़े क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, पुराने किसी भी पास्ट के एडजस्टमेंट्स को लेकर के नए क्वेश्चंस बना सकता है, एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ मेस। इसीलिए इन 7 चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज ये वो सारे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज बहुत हाई है, बिकॉज इन सब से बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं। नाउ इन चैप्टर्स को देखो मैंने कैसे डील किया था, बिकॉज ये पूरा का पूरा वीडियो मैं उस पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर रहा हो तो उसे क्या करना है। आपको पता है इन 7 चैप्टर्स का मेरे पास अलग अलग कॉपीज थी, बिकॉज देखो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। आई डिड नॉट रेफर टू एनी टीचर्स मटेरियल, आई ऑल्सो डिड नॉट रेफर टू ICAI मटेरियल एज अ बेस। मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मैं अपने नोट्स कैसे बनाता था ये मैं पॉइंट 3 स्टडी अप्रोच में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इन 7 चैप्टर्स का मैंने 7 अलग अलग कॉपीज रखी थी। उसके अंदर इन 7 चैप्टर्स को मैंने कैसे डील किया था, गौर से सुनो। मैंने हर चैप्टर के अंदर बनाया था कि कितने कितने पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, नॉट कितने क्वेश्चंस है, कितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल मान करके चलिए कि फॉरेक्स के अंदर आपके 6 या 7 अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस के अंदर इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट्स है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। वेराइटीज कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि हर वेराइटी का अभी तक क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है, उसका आपको एक मैपिंग करना पड़ेगा। मानो फॉरेक्स के अंदर जैसे एक कॉन्सेप्ट होती है आपकी गूगली कॉन्सेप्ट। गूगली कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जैसे देखो आपको दे के रखा है USD INR रेट है 82। नाउ दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज सही रिप्रेजेंटेशन ये है कि INR पर USD इज 82। नाउ आपको ये सारे चीजों को भी एक जगह पर नोट डाउन करके रखना पड़ेगा अपने नोट्स के अंदर, जिस समय आप उस कॉन्सेप्ट को लिख रहे हो कि इंस्टीट्यूट इस तरीके से आपको फंसाती है, इंस्टीट्यूट इस तरीके से आपके अंदर एम्बिग्विटी और आपके अंदर एरर के चांसेस बढ़ाती है। ये सारी चीजें आपके मार्क होनी चाहिए। आपके अपने कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, कॉन्सेप्ट नोट्स होने चाहिए। वो कैसे बनाना है स्टडी अप्रोच के अंदर पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, मगर इन 7 चैप्टर्स के लिए प्लीज ये वाला मेहनत आपको करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, कैटेगरी बी। कैटेगरी बी के अंदर मैंने क्या क्या डाला है, मैंने डाला आपकी सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटाइजेशन, म्यूचुअल फंड्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। कैटेगरी ए के अंदर ना सारे के सारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स ही है। ये वो है जिनसे 90% चांस है कि आपको सम्स पूछा जाएगा, 10% चांस है कि आपको थ्योरी पूछी जाएगी। ये वो है जहां पर सम्स एंड थ्योरी दोनों का मिक्स है। देखो थ्योरी जो भी आएगी ना वो इन्हीं से आएगी, कैटेगरी बी या सी से ही आएगी मोस्टली, ठीक है। कैटेगरी बी वो है जहां पर चैप्टर्स के लेंथ काफी छोटे, कैटेगरी ए से इजीली आप कर सकते हो, लेकिन स्टिल ये प्रैक्टिकल है, इसीलिए मैंने इनको कैटेगरी बी में डाला है। और कैटेगरी सी के अंदर आपके तीनों के तीनों प्योर प्ले थ्योरी चैप्टर्स जिनमें 90% थ्योरी है, 10% आपका प्रैक्टिकल है। अब गौर से सुनो मेरी बात कि हर चैप्टर को आपको कैसे पिक करना है। कैटेगरी ABC हमने कर लिया, मगर छोड़ना कुछ भी नहीं है। इवन कैटेगरी सी को भी आप मेरे से अगर सच पूछोगे तो ABC एनालिसिस बस बोलने के लिए हो रहा है, AFM के अंदर आपको सब कुछ करना और आप सब कुछ आसानी से कर सकते हो। सर करना कैसे, बिकॉज दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट आई वांटेड टू डू विथ यू। देखो सेल्फ स्टडी जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने ट्यूशंस ले लिए, आपको तो आपके कॉन्सेप्ट नोट्स वगैरह सब मिल चुके हैं, तो दैट इज फाइन। जिन लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेरे जैसे, मैंने क्या किया था, जितने मेजर टॉपिक्स थे सबके मैंने अलग अलग अपने नोट्स बनाए थे। उस नोट्स में मैंने देखो क्या क्या किया था। मैंने सबसे फर्स्ट सारे जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट से समझने के लिए उन सबको लिखे थे। आपका जाहिर सा क्वेश्चन आएगा कि सर नोट्स आपने बनाए कैसे थे, तो देखो मैं तुमको बताता हूँ। मैं साइड बाय साइड CFA परस्यू कर रहा था, CA के। मैं CFA के अंदर भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैंने CFA में भी कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन देखो मेरे पास CFA के जो बुक्स थे ना वो थे। CFA के अंदर मैं चॉइजर को रेफर करता था। देखो मैं तुमको ना अपने रेफरेंस मटेरियल बता रहा हूँ, नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो दिस पाथ और नॉट।
मेरे देखो 3 रेफरेंस मटेरियल्स थे। सबसे फर्स्ट थे मेरे सीएफए के चॉइस एंड नोट्स, ठीक है। सेकंड थी मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ना एक बुक आती है, आईएम पांडे की, ही इज एन अथॉरिटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इटसेल्फ। इतनी मोटी बुक है दोस्त। देखो मेरा पैशन था फाइनेंस में, मेरे को बहुत मजा आता था फाइनेंस पढ़ने में, इसलिए मैंने इतना एफर्ट लिया था। बट मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना नोट्स बनाता कैसे था। एंड तीसरा मेरा मटेरियल था आईसीएआई मटेरियल। देखो नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि बेस तो यही था, बेस अपने को आईसीआई मटेरियल ही लेना है। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप ऐसा मत करना कि आप एंटायरली आईसीआई मटेरियल्स ही पढ़ो, बिकॉज उनके ना लिखने का जो तरीका है ना वो उतना एएफएम फ्रेंडली नहीं। एएफएम के अंदर ना आपको कॉन्साइज नोट्स बनाने हैं, आपको उतना ज्यादा वर्बेटिम में नहीं जाना है, आपको उस मेथड में जाना है जिस मेथड के अंदर आपको नोट्स रिवाइज करने में मिनिमम टाइम लगे, मैक्सिमम टाइम आपको सम सॉल्व करने में लगे। तो आपको बड़े प्रैक्टिकल तरीके से अपने नोट्स को डालना होगा, सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को डालना होगा जो कि आपके प्रैक्टिकल माइंड को खोले कि अच्छा ठीक है इस टाइप के सिचुएशन में ऐसा प्रेजेंट वैल्यू क्यों हो रहा है, किस सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू करना है, किस सिचुएशन में फ्यूचर वैल्यू करना है, क्या मीनिंग होती है इन टर्म्स की, किस फॉर्मूला का क्या डेरिवेशन है ब्रॉड लेवल पर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने नोट्स के अंदर आपको ये वाला चीज इंश्योर करना है कि आप वेराइटीज ऑफ सम्स जरूर लिखें कि भाई कितने कितने टाइप्स के सम्स है और हर सम के अंदर क्या यूनिक स्पेशलिटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज द मोमेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ना, आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ये तो फॉरेक्स के इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, अच्छा ये तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स इज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कुछ कुछ चीजें ना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, इट इज वन थिंग, लेकिन अब आपको कोई फास्टर मेथड सोचना है उसका, जिससे कि आपको एग्जाम में बड़ा क्विकली आप उस तक पहुंचो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने फॉरेक्स में किया था। देखो फॉरेक्स के अंदर आपको बिड आस्क रेट दिया जाता है और आपके पास कोई करेंसी होती है, मानो आपके पास है आईएनआर यूएसडी, ठीक है। यार आपसे कई बार ऐसा आता है कि यार यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करना है, क्या रेट ले, बिड ले कि आस्क ले, आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसी के बीच में अगर क्वेश्चन में गूगली कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि रेट आईएनआर पर यूएसडी का है लेकिन लिखा हुआ यूएसडी पर आईएनआर, जो कि क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको दिमाग लगाओ कि भाई वो आईएनआर पर यूएसडी होना चाहिए ना कि यूएसडी पर आईएनआर। मैंने पता इसके लिए एक सिंपल सा चीज निकाल लिया था, अप द बिड एंड मल्टीप्लाई डाउन द आस्क एंड डिवाइड। सर इसका मतलब क्या है? देखो आईएनआर पर यूएसडी है, तुमको यूएसडी से अगर जाना है यानी कि तुमको अप जाना है तो बिड रेट से मल्टीप्लाई करो, तुमको अगर आईएनआर से यूएसडी आना है यानी कि तुम्हें डाउन आना है तो आस्क रेट से डिवाइड करो। इस टाइप के छोटे छोटे ट्रिक्स मेरे दोस्त आपको बनाने होंगे, ये मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये चीज मेरे को कहाँ से पता चला था? देखो मैंने पहले भी बोला कि मेरे पास एक एज था, अब एज बोलूं कि एक्स्ट्रा एफर्ट बोलूं वो आप समझ लो। मैं सीएफए कर रहा था तो मेरे को बहुत सारी चीजें ना वहां पर क्या होता है ना, वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के अंदर भी मेजोरिटी एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो उससे क्या होता है, आपको ब्रेन के अंदर थिंकिंग उस टाइप की डेवलप हो जाती है, प्लस आप इतने सारे प्रैक्टिकल्स वहां पर कर लेते हो कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हो। तो अगर आप ऐसा कोई कोर्स नहीं परस्यू कर रहे हो तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर एक्सप्लोर करना पड़ेगा इफ यू आर प्लानिंग टू डू सेल्फ स्टडी। ऑल्सो मैं आपको एक ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म बताता हूँ जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा, एंड यू कैन नोट इट डाउन। इन्वेस्टोपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया के अंदर बहुत सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको सिंपल तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ जाएंगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देयर आर इनफ मटेरियल्स ऑन द इंटरनेट दैट कैन हेल्प यू क्लियर योर एएफएम विद फ्लाइंग मार्क्स। बट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? खुद के बनाने हैं। आईसीएआई मटेरियल के ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूंगा रिलाई मत करिए। नंबर 2, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके रखिए। नंबर 3 इज डू दिस काइंड ऑफ स्टफ दैट विल हेल्प यू रिड्यूस योर टाइम इन द एग्जाम्स। नाउ एड्रेसिंग अनदर क्वेश्चन कि सर कितने मॉक्स लिखने चाहिए? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अगर आप 3 मॉक्स अच्छे से लिख दोगे इट विल बी गुड टू गो। मोर देन 3 इज वेरी गुड सुपर, बट अगर आप 3 भी लिखते हो ट्रस्ट मी इट इज एनफ फॉर यू। 2 या उससे कम लिखोगे तो आई वुड से कि आपके 80 प्लस वाले चीज के अंदर ना
यू नीड टू हैव मोर ऑफ फिनेस। आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। आपको कम से कम ये इंश्योर करना है कि आपका पेपर 95 प्लस मार्क्स का तो अटेम्प्ट हो, ताकि आपको 80 आए, सो दैट यू हैव सम बफर कि अगर आपसे कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए, आपसे कुछ और मिस्टेक्स हो जाए, तो भी आप 80 प्लस लैंड करो। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट करने में ही 10 से 12 नंबर छोड़ दिए तो फिर दोस्त 80 प्लस का सपना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट सर, रिवीजन अप्रोच, कितने रिवीजन्स करने चाहिए एंड क्या? मैं आपको बताऊं, एसएफएम एएफएम, मेरे टाइम पर वो एसएफएम हुआ करता था, एएफएम था, मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में अपना आर्टिकलशिप के एफआर और एएफएम लिया था। एफआर का मैंने ट्यूशन लिया था और एएफएम मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। मेरे एग्जाम टाइम तक जितने की चैप्टर्स थे, जो जो कैटेगरी ए और बी मैंने आपको दिखाए ना, उनके मेरे 7 रिविजन्स हो चुके थे, 7 से 8 रिविजन हो चुके थे। एंड बाकी कैटेगरी बी एंड सी टॉपिक्स के ना मेरे लगभग लगभग 3 से 4 रिविजन्स हो गए थे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको सॉलिड 5 रिविजन्स तो देना ही है। एंड बिलीव मी, छोटा सिलेबस है, प्रैक्टिकल सिलेबस है, जिनको आप में से जिन लोगों को नंबर्स एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स के संग मजा आता है वो लोग आराम से कर सकते हैं 5 रिविजन्स। बिलीव मी, अगर आपने 5 रिविजन्स दे दिया, यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू क्लियर योर एग्जाम्स विद वेरी गुड मार्क्स। सर, बिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ टू डील विद थ्योरी। देखो, थ्योरी के ऊपर मैं तुमको बताऊं, जो 4 चैप्टर्स थ्योरी के हैं, कैटेगरी सी के 3 चैप्टर और कैटेगरी बी के अंदर एक चैप्टर है जो पूरा पूरा थ्योरी है, प्योर प्ले थ्योरी है। इन 4 चैप्टर्स को पूरा का पूरा आईसीआई मैथ से पढ़ लो, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस कर लो, आरटीपीस एमटीपीस पास्ट ईयर्स के अंदर स्कैनर खोल के देख लो कि इस इन 4 चैप्टर से क्या है। बिलीव मी, आपका मेजोरिटी यहीं पे कवर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा थ्योरी के अंदर मैं आपको कंसिस्टेंटली यही बोलूंगा, जितने आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस है सारे देखो, आरटीपीस एमटीपीस वहां से थ्योरी करो, रादर देन गोइंग थ्रू द बुक। बुक को आप एक बार पढ़ लो, बुक के जो पीछे टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस आईसीआई मटेरियल के पीछे, उनको पढ़ लो, दैट इज फाइन। लेकिन जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से थ्योरी क्वेश्चंस पिक कर लोगे ना, थ्योरी को डील करने का वही तरीका है दोस्त, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। एंड बिलीव मी, डू नॉट इग्नोर थ्योरी, बिकॉज आपके 20 मार्क्स का थ्योरी आता है, सो प्लीज उसे हल्के में मत लेना दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट, सर आईसीएआई मटेरियल सफिशिएंट है क्या? बिलीव मी, आईसीएआई मटेरियल मैं यहाँ पर बोलूंगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए उतना सफिशिएंट नहीं है, बट व्हेन आई से आईसीएआई मटेरियल, आई फॉर सम्स आई विल 100% रेकमेंड कि आप आईसीएआई के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस पूरे देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लास्ट 6 अटेम्प्ट्स का पूरा देखिए, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड आरटीपीस लास्ट 4 अटेम्प्ट्स का पूरा देखिए। इतना अगर आपने कर लिया ना, बिलीव मी, यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इसके बियॉन्ड अगर आपने कुछ नहीं भी किया ना, तो भी मैं इतने पे भी अगर आप कर लोगे ना, यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इससे कम कुछ भी मत करना, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सर, एमसीक्यूज, मैंने एफआर के लिए भी एक वीडियो बनाया था, वहां पर भी मैंने क्लियर किया था, मैं यहाँ पर भी क्लियर करता हूँ कि देखो यार, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर एमसीक्यू से मत डरो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का ही छोटा पार्ट एमसीक्यू बन के आता है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स पर क्लियर हो ना, आपको एमसीक्यूज के लिए कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। फिर भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो है ही, आप सॉल्व करके खुद कंफर्ट पा लो, आपके कॉन्सेप्ट सही है, आपको सम सॉल्व करने आते हैं ना, फिर वो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यू, इट इज वन एंड द सेम। सर, एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? विद एग्जाम स्ट्रेटेजी आई सिंपली मीन कि आपको कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। देखो, जनरल रूल में हमेशा यही बोलता हूँ कि आप पहले सब्जेक्टिव से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको फर्स्ट 1 आवर के अंदर 35 मार्क्स हमेशा अटेम्प्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। एएफएम के अंदर आप चाहो तो अपनी स्ट्रैटेजी ट्विक कर सकते हो, बिकॉज एएफएम के अंदर आपको देखना पड़ेगा रीडिंग टाइम में कि ये पेपर लेंथी है या ये पेपर मॉडरेट है। अगर आपको लगता है ये पेपर लेंथी है, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा दोस्त कि सबसे पहले ना जा करके क्विकली अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अटैक करो। पहले 1.5 आवर्स के अंदर अगर आपने डिस्क्रिप्टिव के 50 मार्क्स अटेंड कर लिए तो आपका 100 मार्क्स का पेपर खत्म हो जाएगा। वरना अगर लेंथी पेपर आ गया, आपकी बैंड बच जाएगी। अगर पेपर मॉडरेट है, बिलीव मी, पहले डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करो, 30-35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव कर लिया, फिर एमसीक्यू सॉल्व कर दिया, रिमेनिंग डिस्क्रिप्टिव करके पेपर क्लोज कर दो। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, ये स्टैंडर्ड होता है हर पेपर के अंदर। आपको भी बता देता हूँ, जो क्वेश्चंस आपको बेस्ट आते हैं, रीडिंग टाइम 15 मिनट्स का पर्पस ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपको बेस्ट आते हैं उन्हें पहले देख लीजिए, उन्हें अच्छे से कर लीजिए,
एंड जो भी क्वेश्चंस के अंदर आपको अनसर्टेनिटी है, डाउट्स है कोई पार्ट्स के लिए, उनको सबसे एंड में करिए। दैट इज द स्टैंडर्ड एंड गोल्डन रूल फॉर क्वेश्चन सिलेक्शन। फाइनल डे रिवीजन देखो आपको 1.5 डेज मिलेंगे। मैं आपको स्ट्रांगली बोलूंगा कि जिस कैटेगरी के अंदर ए बी सी के अंदर मैंने डाला है आप उसी को करो, लेकिन प्लीज ये वाला चीज याद रखिएगा कि फाइनल डे रिवीजन के लिए आपको कुछ कुछ चीजें प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। इसके ऊपर मैं 2 मिनट टाइम स्पेंड करूंगा। फाइनल डे रिवीजन आपका स्मूथ तभी जाएगा जब आपको 3 चीजें अच्छे से आती है। नंबर 1, आपने क्वेश्चंस का भर भर के प्रैक्टिस किया है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब आपको पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको आपको लास्ट डे पे देखना है। और अगर कोई क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको लास्ट डे पर देखना है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज आपको कैलकुलेटर के संग बहुत फ्रेंडली होना पड़ेगा। योर हैंड्स एंड योर फिंगर्स शुड बी वेरी क्विक ऑन द कैलकुलेटर। आपको बहुत सारे कैलकुलेटर के ट्रिक्स आने चाहिए जिनके ऊपर मैं कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दिस इज नॉट द राइट वीडियो फॉर दैट। बट कैलकुलेटर के अंदर बिलीव में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन को, जो आपके इस प्रोसेस को स्मूथ कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस इवन इन योर फाइनल डे रिवीजन एंड बिफोर दैट आल्सो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ये आर्ट आनी चाहिए कि हर चीज को पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नंबर्स लिख करके क्विकली कैसे सॉल्व किया जा सके, फाइनल आंसर तक पहुंचा जा सके, बिकॉज दैट विल इंश्योर कि आप मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम के अंदर सॉल्व कर सको। अगर आप हर चीज को लिखने बैठ जाओगे, बिलीव मी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। एंड एएफएम विल डिमांड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। द मोर दैट यू कैन सॉल्व द बेटर यू विल बी फॉर द एग्जाम्स। और आप जब कभी भी सॉल्व कर रहे हो हमेशा उस चीज को मार्क करिए कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको सिर्फ उतना ही लौट के आना पड़े। कोई क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट भी है ना, बिलीव मी आप 2 या 3 रिवीजन के बाद देखोगे आपको वो भी इजी लगने लगेगा। तो उसके अंदर बस येलो हाइलाइटर से मार्क कर लीजिए कि ये 4 एडजस्टमेंट्स है जिनको मुझे आगे चल करके भी देखते रहना है। एंड लास्ट इज ऑन द पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। प्लीज थ्योरी के अंदर अंडरलाइन करना मत मिस करना। कीवर्ड्स आप अंडरलाइन कर दो, आपके लिए मच इजी होगा। सेकेंड थिंग इज सर कितने सारे थ्योरी क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जहां पर मानो आपको दे करके रखा है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर एक सब हेडिंग है, उसके नीचे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर सब हेडिंग 2 है, उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फिर सब हेडिंग 3 है, उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग को ये याद करना है और ये भी याद करना है। मैं आपको बताऊं, आप ना सिर्फ और सिर्फ सब हेडिंग्स याद करो। जिन क्वेश्चंस के अंदर सब हेडिंग्स है ना, उन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर सब हेडिंग्स है ना, उसके अंदर मानो किसी के अंदर 5 सब हेडिंग्स है, आप 5 सब हेडिंग्स याद कर लो। और उसके अंदर जो अंदर का लिखा हुआ है ना, उसके अंदर बस 3-4 कीवर्ड्स जो आपके हिसाब से है उनको माइंड में रख लेना। बाकी सारा लैंग्वेज उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपना डाल देना। फिर इसके अंदर भी मानो 3-4 कीवर्ड्स जो है ये आपको पता चल गया, आपको थीम पता चल गया अंदर का, उन कीवर्ड्स को यूज करना मत मिस करना और उन्हें अंडरलाइन कर देना। एंड बाकी आंसर अपने वर्ड से लिखना। मतलब क्या, याद देखो सिर्फ इसे करना है, सब हेडिंग्स को, अंदर का लैंग्वेज अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। बट कीवर्ड्स जो आएंगे उनको आपको संभाल लेना है। दैट्स इट। सारे के सारे देखो 75% थ्योरी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर टोटली बुलेट वाइज दिया हुआ रहता है, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं जो आप पैराग्राफ के लिए कर रहे हो ना, वही आपको बुलेट्स के लिए भी करना है कि पूरे पूरे बुलेट्स के लाइंस, सारे वर्ड्स आपको याद नहीं होने चाहिए, आपको कीवर्ड्स याद होने चाहिए, आपको थीम पता होना चाहिए, उसके हिसाब से बाकी के वर्ड्स आपको फ्रेम कर लेने हैं। बट डोंट फॉरगेट कि अगर आप कीवर्ड्स कुछ भी लिख रहे हो तो उन्हें अंडरलाइन करना मत मिस करना। प्रेजेंटेशन टिप बस एक लास्ट और आपको दूंगा कि नंबर्स, ये मैंने एफआर में भी दिया था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अगर 1 लाख लिख रहे हो और उसके बाद आपको 10,000 लिखना है, तो वो 10,000 ऐसे मत लिखिएगा। उस 10,000 को आप हमेशा टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स लिख करके ऐसे लिखिएगा। एंड कॉमास देना मत मिस करिएगा। बिलीव मी दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दीज गो रियली रियली अ बिग वे इन मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस। आपको एएफएम के ऊपर कोई भी कभी भी कुछ भी डाउट हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। एंड मोस्ट importantly, if you ever feel a doubt that self study cannot help you score good marks, this video is your point of reference. Believe me, I did it and I have utmost satisfaction of saying that yes, I scored 83 despite doing self study. So all the best. I hope this video was of good value to you, and do stay tuned, do like this video and subscribe my channel if you found this useful.